जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी हिस्ट्री की क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपसे चर्चा की थी वर्धन वंश के बारे में। वर्धन वंश के बारे में हमने ये बता दिया था कि इनके संस्थापक कौन थे और महान शासक कौन था, इनके बेटे कितने थे, कौन कौन किसको मारा था, इसके बारे में चर्चा की थी। तो आज की क्लास में जो वर्धन वंश का जो आखिरी जो व्यक्ति बचा था तो वो कौन था? हर्षवर्धन था। तो आज की क्लास में जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो हर्षवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक काम करते हैं, कल की क्लास का हम क्विक रिकैप लेते हैं और आज की क्लास को हम प्रोसीड करते हैं। कल की क्लास को पढ़ने से फायदा ये रहेगा कि कल की क्लास का नॉलेज जो लोग नए हैं, जो लोग ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कल की क्लास को जोड़ के आज की क्लास को अच्छी तरह से समझ सकेंगे दोस्तों। तो एक काम करिए, फटाफट मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वर्धन, हालांकि इसको वर्धन वंश के नाम से क्यों जानते हैं? तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वर्धन वंश के आपके संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन थे। कौन था? पुष्यभूति वर्धन थे, संस्थापक थे। फिर इनका बेटा आया। इनका बेटा क्या था? इनके बेटे का नाम क्या था? इनके बेटे का नाम था प्रभाकर वर्धन, जिसके नाम से क्या नाम, जिसके बाद पुष्यभूति वर्धन के बाद इसका नाम बढ़ गया वर्धन वंश पड़ गया। तो इनका बेटा बहुत ही योग्य और महान शासक था। इसके बेटे की 3 संतानें थी, एक लड़की थी, 2 लड़के थे। एक लड़की का नाम क्या था? राजश्री था, लड़के का नाम था राजवर्धन और दूसरे लड़के का नाम था हर्षवर्धन, जिसकी चर्चा हम अपनी प्रीवियस आज की क्लास में आप लोगों से करेंगे दोस्तों। तो राजश्री थे, तो इनके टाइम क्या था? जो पुष्यभूति वर्धन और प्रभाकर के वर्धन, इन लोगों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो हरियाणा में एक जगह थी थानेश्वर, तो उसको लोगों ने क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। तो ये लोग कहाँ थे? इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर राजधानी थी, ठीक है। और इनकी जो बेटी थी, इनकी बेटी का विवाह किससे हुआ था? तो कन्नौज का एक शासक था देवगुप्त, उससे किसका विवाह हुआ? राजश्री का विवाह हो गया। और लेकिन कन्नौज के नीचे ही एक मालवा था। मालवा का एक शासक था, कौन? देवगुप्त। मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। और देवगुप्त की किसके साथ लड़ाई चलती थी? ग्रहवर्मन के साथ। जब राजश्री का विवाह हो गया किससे? ग्रहवर्मन के साथ, तब क्या हुआ? देवगुप्त ने क्या किया? ग्रहवर्मन को मार दिया, इसकी हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ? राजश्री को जब ये पता लगा कि भाई जो मेरी बहन है, मेरे जो जीजा है, कौन? इसके राजश्री भाई, इसके भाई, ये तीनों भाई बहन है, तो भैया जो इसकी बहन के जो पति हैं वो क्या है? राजवर्धन, हर्षवर्धन के क्या लगेंगे? जीजा ही लगेंगे। तो क्या हुआ? जब राजवर्धन को पता चला कि मेरे जीजा को किसने मार दिया, देवगुप्त ने, तो राजवर्धन क्या किया? राजवर्धन गया मालवा में, और मालवा में किसको मार दिया? देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त का एक दोस्त था, बंगाल का शासक था शशांक को पता चला कि मेरे दोस्त को किसने मार दिया है? कि राजवर्धन ने मार दिया। तो शशांक क्या हुआ? बंगाल से दौड़ता हुआ आया, किसको मार दिया? इसने मार दिया राजवर्धन को। फिर फाइनली हर्षवर्धन को पता चला कि मेरा भाई जो राजवर्धन है, इसको किसने मार दिया? शशांक ने मार दिया। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन ने किसका खात्मा कर दिया? तो हर्षवर्धन ने समाप्त कर दिया शशांक को। तो देखा जाए जो ये वर्धन वंश चला था, इसमें आखिरी में कौन बचा था इस वंश को चलाने के लिए? तो हर्षवर्धन बचा था। तो दोस्तों आज की क्लास में अब हम चर्चा करते हैं आप लोगों से हर्षवर्धन के बारे में। और पुष्यभूति वर्धन और प्रभाकर वर्धन के समय जिनकी राजधानी थी वो हरियाणा के थानेश्वर में थी। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं हर्षवर्धन के बारे में, जो कि वर्धन वंश का आखिरी वंश बचा था। इनके बारे में अब चर्चा करते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो था वो किस धर्म को सबसे ज़्यादा मानता था? तो वो सबसे ज़्यादा मानता था, आपको किस वंश को मानता था? तो वो मानता था हिंदू धर्म को। किस धर्म को मानता था? वो मानता था हिंदू धर्म का। लेकिन इसका झुकाव किस धर्म के प्रति था? कौन से धर्म के प्रति और झुकाव था? तो झुकाव किसके प्रति था? बौद्ध धर्म के प्रति इसका झुकाव था। और आतिश दिवाकर कौन था? इसके पास एक व्यक्ति था आतिश दिवाकर, इससे मिलने के लिए आया था। क्यों मिलने आया था पहले ये समझो। आतिश दिवाकर एक बौद्ध भिक्षुक था जो कि जंगल से आया था। क्यों आया था ये कहानी समझो। इनकी बहन थी हर्षवर्धन की, क्या थी? राजश्री। और राजश्री के जो पति थे कौन? ग्रहवर्मन को किसने मार दिया था? मालवा का शासक था, कौन था? तो देवगुप्त। अब देवगुप्त ने जब क्या हुआ, इनके पति को मार दिया, राजश्री के पति को मार दिया। अब उसके मन में क्या था कि मैंने इनके पति को तो मार दिया है, लेकिन ग्रहवर्मन को तो मार दिया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं उनकी पत्नी को मारने के लिए। तो ये राजश्री थी। राजश्री क्या की, किसी ना किसी तरह चंगुल से निकल के भाग गई जंगल की तरफ अपनी जान बचाने के लिए। और वहां पे उनको, राजश्री को जंगल में एक बौद्ध भिक्षुक मिला। बौद्ध भिक्षुक कौन था? तो बौद्ध भिक्षुक आतिश दिवाकर था। अब राजश्री ने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, आप एक काम करो, मेरे थानेश्वर में जाके मेरे जो भाई लोग हैं और जो मेरे पिता हैं उनको इस चीज़ के बारे में आप जानकारी दो। तो भैया ये जो आतिश दिवाकर थे, आतिश दिवाकर पहुंचे थानेश्वर, और थानेश्वर में जब पहुंचे तो क्या हुआ,
जब ये हर्षवर्धन के दरबार में जब ये पहुंचे तो क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि ऐसा कि आपकी बहन जंगल में है। तो हर्षवर्धन जंगल में आए, अपनी बहन को कहा, अपनी बहन को लेके चले गए कहा, अपने साम्राज्य में। तो क्या हुआ था, अपलाल पुष्य जो ये आपके पुष्यभूति थे और प्रभाकर वर्धन थे, उस टाइम इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी क्या, इनकी राजधानी थी थानेश्वर। लेकिन जब अब थानेश्वर में क्या हुआ था, थानेश्वर जब था उस समय क्या होता, मारकाट हो गया था। जैसे क्या हुआ था कि आपका जो या गृहवर्मन को किसने मार दिया था, देवगुप्त ने मार दिया था, और देवगुप्त को किसने मार दिया था, तो हर्षवर्धन ने मार दिया था, और हर्षवर्धन को किसने मार दिया था, तो शशांक ने मार दिया था, और शशांक को किसने मार दिया था, तो आपके हर्षवर्धन ने मार दिया था। तो देखा जाए तो पूरा जो साम्राज्य था, इधर आपका कन्नौज था, थानेश्वर था, और ये जो शशांक बंगाल का था, ये पूरा साम्राज्य खाली हो गया था। जिसके कारण क्या हुआ था कि आपका जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर की जगह अब किसको अपनी राजधानी बनाई थी, अब कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली थी। तो हर्षवर्धन के टाइम इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो थानेश्वर से लेके, थानेश्वर की तो पहली राजधानी थी, लेकिन थानेश्वर के बाद इसने किसको राजधानी बनाया, तो कन्नौज को बनाया। तो हर्षवर्धन के टाइम उत्तर भारत की राजधानी क्या थी, तो वो थी कन्नौज थी। लेकिन पुष्यभूति और प्रभाकर वर्धन के टाइम उत्तर भारत में वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, तो वो थी आपकी थानेश्वर। थानेश्वर आपका कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के टाइम इसकी राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। और हर्षवर्धन के टाइम ही जो डाकू वगैरह था, इनका बोलबाला बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी राजनीतिक राजधानी तो उसको किसको बनाया था, कन्नौज को बनाया था। लेकिन इसने अपनी एक और राजधानी बनाई थी, मथुरा को भी अपनी एक राजधानी बनाई थी। तो मथुरा को अपनी राजधानी किसी व्यापारिक राजधानी बनाई थी। क्यों व्यापारिक राजधानी बनाई थी, इसके पीछे रीजन क्या है कि मथुरा में जो सूती वस्त्र का केंद्र था, तो यहाँ से व्यापार होता था, जिसके कारण इसने व्यापारिक राजधानी किसको बनाया, मथुरा को बनाया। इसी के दरबार में एक चीनी यात्री आया था, इसके दरबार में एक चीनी यात्री आया था। उस चीनी यात्री का नाम क्या था, ह्वेन सांग नाम। क्या नाम था, ह्वेन सांग नाम था, ह्वेन सांग। अब ह्वेन सांग क्यों आया था भारत में, तो ह्वेन सांग आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए, महायान शाखा की। तो इसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेन सांग ने अपना एडमिशन लिया, और वो जब पढ़ना चालू किया तो वो इतना योग्य हो गया, धीमे धीमे क्या किया उसने, साथ के साथ अपनी पढ़ाई के साथ नालंदा विश्वविद्यालय में एज अ टीचर के रूप में उसने ज्वाइन कर लिया। अब वो बच्चा, अब ये क्या करता था, ह्वेन सांग अध्ययन के साथ अध्यापन भी करने लग गया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो ह्वेन सांग किसके दरबार में आया था, तो ह्वेन सांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था एज अ स्टूडेंट, लेकिन बन क्या गया, टीचर। तो स्टूडेंट के साथ साथ वो टीचर का भी काम करता था नालंदा विश्वविद्यालय में। इसकी जानकारी हमें किस पुस्तक से प्राप्त होती है कि ह्वेन सांग चाइना से भारत में आया था, तो उस पुस्तक का नाम है CU की। उस पुस्तक का नाम है CU की। क्या नाम है, CU की। और जो आपका चीनी यात्री था ह्वेन सांग, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते थे नीति का पंडित बोला जाता है, या यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार किसको बोला जाता है, तो ह्वेन सांग को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ह्वेन सांग को बोला जाता है। ठीक है, और ये क्यों आया था, क्योंकि ये महायान शाखा, नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की पढ़ाई होती थी, तो ये पढ़ाई करने के लिए आया था। जिसके कारण नालंदा विश्वविद्यालय की महायान शाखा के कारण इसको जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ऑक्सफोर्ड बोला गया था। जैसे कि बड़े बड़े जो स्कूल होते हैं उनको ऑक्सफोर्ड बोलते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय में किस शाखा की पढ़ाई होती थी, महायान शाखा की पढ़ाई होती थी, जिसके कारण नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड बोला गया। और नालंदा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था जिसने क्या किया, जिसने पहली बार हॉस्टल की फैसिलिटी बच्चों की दी थी। हॉस्टल की फैसिलिटी पहली बार किस विश्वविद्यालय में उपलब्ध हुई थी, तो आपकी नालंदा विश्वविद्यालय में उपलब्ध हुई थी। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई हो। तो क्विक रिवीजन लेते हैं। आतिश दिवाकर किसके दरबार में आता था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। और व्यापारिक राजधानी किसको बनाया था, मथुरा को बनाया था। क्यों, सूती वस्त्र से संबंधित इसके दरबार में एक यात्री आया था, जिस यात्री नाम का चीनी यात्री का नाम क्या था, तो चीनी यात्री का नाम था ह्वेन सांग। टीचर स्टूडेंट के रूप में आया था, लेकिन इतना नॉलेज ग्रहण कर लिया कि वो स्टूडेंट के साथ टीचिंग भी करने लग गया था नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इसका विवरण हमें किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका विवरण CU की पुस्तक है, उससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और इसको नीति का पंडित बोलते हैं, यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं, और महायान शाखा के कारण नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था जिसने हमको हॉस्टल फैसिलिटी दी थी।
तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, और अब क्या था, यहाँ पे कोई भी महान योग्य शासक नहीं था, तो पूरे उत्तर भारत में कौन राज्य करता था, तो हर्षवर्धन राज करता था। पूरे उत्तर भारत में कौन राज्य करता था, तो ये आपका हर्षवर्धन राज करता था। लेकिन हर्षवर्धन से पहले इसकी राजधानी की थी हरियाणा के थानेश्वर थे, लेकिन हर्षवर्धन के टाइम इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, कन्नौज को बनाया। अब क्या था, ये पूरे ही उत्तर भारत में राज्य करता था। सारी चीज निपट जाने के बाद क्या हुआ, इसने कहा कि इसने देखा कि क्या होता था, कन्नौज के पास ही था, कन्नौज के पास ही था प्रयाग था। प्रयाग इलाहाबाद में आज भी है, और तब भी था, प्रयाग के नाम से ही चलता था। तो प्रयाग में क्या होता था, हर 5 साल पे एक परिषद होती थी। उस परिषद का नाम क्या था, महामोक्ष परिषद। उस परिषद का नाम क्या था, महामोक्ष परिषद था। और इसी टाइम क्या हुआ था कि जो ब्राह्मण लोग थे, इन्होंने किसका विरोध कर दिया था, हर्षवर्धन का विरोध कर दिया था। क्यों कर दिया था, ये आप लोग जानो पहले। इसके पीछे रीजन क्या था, जो ये प्रयाग में जो हर 5 साल पे एक परिषद होती थी, उस परिषद का नाम महामोक्ष परिषद। इस परिषद में क्या हुआ था, जो चीनी यात्री आता, कौन आता, ह्वेनसांग, ठीक है, इसको क्या किया था, हर्षवर्धन ने इस परिषद का क्या कर दिया था, अध्यक्षता बना दी थी, अध्यक्ष बना दिया था। हालांकि इससे पहले जो महामोक्ष परिषद है, इसकी अध्यक्षता कौन करता था, खुद ब्राह्मण लोग किया करते थे। लेकिन भैया अब क्या था, अब यहाँ पे सिर्फ बोलबाला किसका था, तो बोलबाला था आपका हर्षवर्धन ने कहा जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही सब कुछ चलेगा। तो प्रयाग में जब ये महामोक्ष परिषद बैठी, तो उसका किसको अध्यक्ष बना दिया, इसने बना दिया ह्वेनसांग को। अब जितने भी ब्राह्मण थे, भैया ब्राह्मण थे, हिंदू, सारे हिंदू थे ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों ने कहा कि भैया जब भैया महामोक्ष परिषद भाई हमारे समाज की हो रही, तो उसमें बौद्ध वाला क्यों आके बैठ रहा है। इन सब ने किसका, तो ब्राह्मणों ने सबका ब्राह्मणों जितने ब्राह्मण थे सब ने मिलकर किसका विरोध कर दिया, हर्षवर्धन का विरोध कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि कहा कि इसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग नहीं करेगा। तो भैया इस चीज़ को फिलहाल इस चीज़ को क्या हुआ, हर्षवर्धन ने थोड़ा सा दबा लिया चीज़ों को, इतना मतलब बवाल नहीं बनाया इसने, ठीक है। लेकिन फिर जो ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग बोला महाराज क्यों आप बेवजह का पचरा लेना चाहते हो। किससे बोला, ह्वेनसांग बोला हर्षवर्धन से, महाराज हम तो चीनी यात्री हैं, हम आज यहाँ है, कल को हम चले जाएंगे, तो हम क्यों बेवजह किसी से लड़ाई ले। तो उसने कहा तुम एक काम करो, किसने, हर्षवर्धन ने किससे बोला, ह्वेनसांग से बोला तुम एक काम करो, कन्नौज में तो मेरी बहन बैठी गद्दी पे, वहाँ तुमको कोई कुछ नहीं बोल सकेगा, तो वहाँ पे क्या करो, अपनी बोर्ड संगीति बुलाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ था, कन्नौज में ही 5वीं बोर्ड संगीति बुलाई, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ह्वेनसांग ने की थी। ये सब हो जाने के बाद अब क्या हुआ, अब हर्षवर्धन के मन में एक चीज आई कि अब देखो मेरा जो विस्तार क्या था, मेरा विस्तार उत्तर भारत में है, और सिर्फ उत्तर भारत में है, लेकिन अब वो चाहता है अपने जो उसका साम्राज्य था उसका विस्तार करना चाहता था। तो अब उसके अंदर युद्ध नीति की रणनीति बनने लग गई थी, किसके अंदर, हर्षवर्धन के अंदर। अब इसकी चर्चा करते हैं आप लोगों से। अब हर्षवर्धन की क्या रणनीति बनी थी, युद्ध करने की। वो चाहता था जो हमारा जो विस्तार है, जो यहाँ से यहाँ लेके जो विस्तार है उत्तर भारत का, इसका हम विस्तार उत्तर में भी करें और दक्षिण में भी करें। हालांकि उत्तर में इसका विस्तार तो था ही था, लेकिन एक राज्य था जिसपे इसका विस्तार नहीं था। वो कौन सा राज्य था, वो आपका कश्मीर था। कश्मीर पे इसका शासन नहीं था, तो जिसके कारण इसने क्या किया, हर्षवर्धन ने कश्मीर पे हमला बोल दिया, लेकिन वो कश्मीर से जीत नहीं पाया, जिसके कारण बोला जाता है हर्षवर्धन का वह कौन सा राज्य है जो कि उत्तर भारत का तो है, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। वो कौन सा है, तो वो आपका है कश्मीर है। कौन सा है, कश्मीर है। अब इसने क्या देखा कि भैया ये कश्मीर को तो जीत नहीं पाया, लेकिन आप लोग जानते हो कि एक महान योग शासक था, कौन, अशोक ने क्या था, कश्मीर में सबको मार थूर के क्या कर दिया था, श्रीनगर की स्थापना कर दी थी। तो अब ये देखा जाए तो महान कौन था, अशोक था महान। लेकिन भैया अब जब हर्षवर्धन का टाइम चला, ये सब तो मार के जा चुके हैं अशोक लोग, तो हर्षवर्धन के टाइम क्या, हर्षवर्धन ने कश्मीर पे हमला बोला, लेकिन कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला नहीं सका था, ठीक है। तो उत्तर भारत के कश्मीर को अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया था, जिसके कारण यह दक्षिण भारत पर हमला करने के लिए बोल दिया। अब क्या किया, अब इसने कहा कि भाई उत्तर भारत का जो कश्मीर है इसको तो हमने अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाए, अब क्या करते हैं, अब दक्षिण की तरफ कोशिश करते हैं हमला बोलने की। तो अब उसका मन हुआ कि चलो अब दक्षिण की तरफ बोलते हैं, दक्षिण में हम हरा के अपने जो हमारा जो साम्राज्य है उसका विस्तार कर लेंगे। तो जिसके कारण अब ये किधर चल दिया, अब ये चल दिया दक्षिण की तरफ, भारत के दक्षिण की तरफ। अब इसको क्या था, अभी दक्षिण की तरफ जाओगे, अब अकेले तो लड़ने जाओगे नहीं कहीं भी, अपनी सैनिक या अपनी सेना और सैनिक घोड़े वोड़े लेके जाओगे। तो क्या था, जब भाई दक्षिण में आने के लिए इसको बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता था, क्योंकि जब ये इधर से चला, अपने उत्तर भारत से चला, तो रास्ते में विंध्याचल पर्वत पड़ा, नर्मदा नदी पड़ी, सतपुरा नदी पड़ी, ठीक है। तब जब ये चल चुका था तो क्या हुआ था कि दक्षिण में एक राजा था, तो वहाँ पे कौन सा वंश चल रहा था, तो चालुक्य वंश चल रहा था। चालुक्य वंश का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इसको भनक लग गई, इसको किसी ने बताया कि महाराज उत्तर भारत से एक
शासक आ रहा है जो कि हमला बोलने पे, दक्षिण पे हमला बोलने के लिए आ रहा है। तो इसने क्या किया, इसने अपनी युद्ध नीति बना ली फटाफट। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। सबको बता दिया कि सब लोग अलर्ट रहना, और जैसे इनकी सेना हमारे दक्षिण भारत में, हमारे इस वंश में घुसे, किस वंश में घुसे? चालुक्य वंश में जब जैसे घुसे तो आप लोग क्या करना, फटाफट इनके साथ युद्ध नीति अपना देना। अब क्या था भैया, जो ये हर्षवर्धन अपनी सेना के साथ चल रहे थे, अब इनको दक्षिण में आना था। तो भैया आप कोई जब पहले के टाइम घोड़े या पैदल ही आदमी जाता था तो ऐसे ही जा रहे थे, तभी जब यहाँ से चले तो ये कहाँ पहुँचे? विंध्याचल पर्वत के बाद। पर्वत बहुत बड़े होते हैं, आदमी चलते चलते थक जाता है एक टाइम, तो बेचारा चलते चलते थक गए। फिर वो उनको कौन सी नदी पार करनी थी? फिर नर्मदा नदी को बेचारे लोगों ने पार किया, और जैसे सतपरा नदी पार की तो उनकी बेचारे इतनी तरह से इनकी एनर्जी डाउन हो गई थी, वो सब वहीं पे आराम करने लग गए। लेकिन जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने कहा था कि हम मौके का फ़ायदा उठाएंगे, मौके का फ़ायदा उठाएंगे। अब क्या किया पुलकेशिन द्वितीय ने? मौके का फ़ायदा उठा के किस पे हमला बोल दिया? हर्षवर्धन की सेना पे हमला बोल दिया, और हर्षवर्धन को मार दिया और वापस भेज दिया। ठीक है, तो इस चीज़ की हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो एक अभिलेख है आपका, और जब पुलकेशिन द्वितीय ने किसको मारा? हर्षवर्धन को मारा, और इसकी जानकारी इसने भी एक अभिलेख बनाया था पुलकेशिन द्वितीय ने। उस अभिलेख का नाम क्या था? उस अभिलेख का नाम है एहरा अभिलेख। एहरा अभिलेख, एहरा अभिलेख। और उस एहरा अभिलेख कहाँ पे? ये नर्मदा नदी के तट पे है। और उस अभिलेख में क्या लिखा है इसने? तो उस अभिलेख पे इसने क्या लिखा था कि उत्तर भारत का सबसे खतरनाक शासक हर्षवर्धन को मैंने हरा दिया है, और मैं दक्षिण भारत का सबसे योग्य और महान शासक हूँ। ये बात किसने लिखाई थी एहरा अभिलेख पे? पुलकेशिन द्वितीय ने लिखाई थी। किसने लिखाई? पुलकेशिन द्वितीय ने ये चीज़ अपने एहरा अभिलेख में लिखा है। और ये कहाँ है? ये नर्मदा नदी के तट पे है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये बताओ मेरे को, क्या हर्षवर्धन डायरेक्ट दक्षिण भारत पे हमला बोलने के लिए आया था? नहीं, इससे पहले भी अन्य वंश आए हैं। तो आपका गुप्त वंश में भी आया था, गुप्त वंश भी आया था। गुप्त वंश के बाद आपका ये आपके शक लोग आए थे, पहले लोग आए थे। ये सब क्या होता है? ये हमला बोलने के लिए आया था। तो आपने देखा क्या? आपने देखा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का धीमे धीमे आपस में मिलाप हो गया। मतलब अब दक्षिण भारत भी धीमे धीमे इधर से समाप्त हो रहा था, और उत्तर भारत भी धीमे धीमे समाप्त हुआ, और ये जहाँ पे आके मिला, और वहाँ पे क्या हुआ? आपका प्राचीन इतिहास समापन हो गया, और जो ये राज्य थे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम आक्रमणकारी आ गए, मोहम्मद गजनवी जैसे लोग क्या हुआ? भारत पे हमला बोल दिए थे। तो दोस्तों अब एक काम करते हैं, फटाफट जितना पढ़ा उसका क्विक रिवीजन लेते हैं। तो आतिश दिवाकर किसके दरबार में आया था? ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में। क्यों आया था? कि राजश्री जो उनकी बहन थी इनकी जानकारी देने के लिए आया था। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, और व्यापारिक राजधानी मथुरा को बनाया था। मथुरा में सूती वस्त्र के संबंधित था। इसके दरबार में कौन आया था? तो चीनी यात्री हेनसोंग आया था। हेनसोंग की विवरण पुस्तक इसमें है, तो उस पुस्तक की जानकारी हम इसके बारे में किस पुस्तक में जानकारी है? तो CUK में जानकारी है। और क्यों आया था? यह आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ इसने क्या किया था? टीचिंग का भी काम चालू कर दिया था। ठीक है, और जो नालंदा विश्वविद्यालय ये महायान की शाखा, जिसके कारण इसको ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय ने पहली बार ही चालू किया था हॉस्टल फैसिलिटी, नालंदा विश्वविद्यालय ने ही चालू किया था। है हर्षवर्धन के समय भी क्या हुआ था? हर्षवर्धन के समय जो ये ब्राह्मण लोग थे, इन लोगों ने हर्षवर्धन का विरोध किया था, क्योंकि आप जानते हो प्रयाग में एक परिषद होती थी जिसका अध्यक्षता ब्राह्मण लोग करते थे। लेकिन क्या था कि जो हर्षवर्धन था उस समय उसका पूरा साम्राज्य था, तो उसने हेनसोंग को वहाँ की अध्यक्षता करने के लिए बनाया, लेकिन जिसके कारण ब्राह्मण लोगों ने क्या किया? ब्राह्मण लोगों ने उसका विरोध किया हर्षवर्धन का। फिर हर्षवर्धन ने कन्नौज में कहा कि हेनसोंग से कि तुम 5वीं बोर्ड संगीति कराओ। तो हेनसोंग ने क्या कराया? कन्नौज में 5वीं बोर्ड संगीति को कराया था, और उसकी अध्यक्षता हेनसोंग खुद किए थे। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ था कि अब हर्षवर्धन चाहता था कि अपना उत्तर भारत में विस्तार करना चाहता था। उत्तर भारत में हालांकि था, लेकिन फिर उसने कश्मीर पे हमला बोला, लेकिन कश्मीर को जीत नहीं पाया था, जिसके कारण कश्मीर को अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया था। फिर उसकी मंशा ही कि अब सब दक्षिण भारत में हम आक्रमण बोलते हैं, तो उसने दक्षिण भारत में आक्रमण बोला। लेकिन दक्षिण भारत में एक चालुक्य वंश का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसने क्या किया? इसको थूड़ दिया, इसको मार दिया। किसको मार दिया? इसको मार दिया, हर्षवर्धन को मार दिया। ठीक है, अब इसी तरह क्या हुआ था कि इसी तरह क्या धीमे धीमे इधर दक्षिण भारत और उत्तर भारत आपस में आके मिल गया और समापन हो गया, और क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़ों में
राज्य बट गए। इसके बाद क्या आया था, मुस्लिम आक्रमणकारी आया था। तो इस तरह आपका कुछ ना कुछ देखा जाए तो आपका जो एशियन हिस्ट्री है, जो प्राचीन इतिहास है, वो आपकी समापन की तरफ बढ़ गया है दोस्तों। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आप लोगों का, जो अभी 2-3 क्लास के बाद आपकी चर्चा होगी मध्य भारत की, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे जरूर बने रहिए दोस्तों। अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि इसमें दरबारी कवि भी थे, किसके टाइम, हर्षवर्धन के टाइम दरबारी कवि थे, इसको साहित्य में रचना थी, इसकी चर्चा करते हैं अब, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में एक दरबारी कवि थे, उन दरबारी कवि का नाम क्या था, तो वाणभट्टा। हर्षवर्धन के दरबार में एक दरबारी कवि रहा करते थे, उन कवि का नाम क्या था, वाणभट्टा। क्या नाम था, वाणभट्टा। क्या नाम था, वाणभट्टा। और वाणभट्ट ने 2 पुस्तक लिखी थी। वो कौन कौन सी पुस्तक थी, एक पुस्तक थी हर्षचरित। हर्षचरित तो आप समझ ही सकते हो भैया, जिसके दरबार में आप रहोगे उसकी गाथा लिखोगे उस पुस्तक में। तो वाणभट्ट की जो पहली पुस्तक थी वो थी हर्षचरित, और दूसरी पुस्तक थी कादम्बरी। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछी जाती है, कादम्बरी। तो इसका रखना। तो कादम्बरी किसने लिखी थी, वाणभट्ट। और वाणभट्ट किसके दरबार में थे, हर्षवर्धन के दरबार में थे। अब हर्षवर्धन ने एक उपाधि धारण किया था, वो कौन सी उपाधि थी, वो शिलादित्य की उपाधि थी। हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि को धारण किया था, तो शिलादित्य की उपाधि को हर्षवर्धन ने धारण किया था। हर्षवर्धन एक साहित्यकार अपने आप को समझता था। हर्षवर्धन अपने आप को साहित्यकार समझता था, जिसके कारण इसने 3 पुस्तक लिखी थी। वो 3 पुस्तक कौन कौन सी हैं, एक है नागानंद, एक पुस्तक का नाम है नागानंद, दूसरी पुस्तक का नाम रत्नावली, तीसरी पुस्तक का नाम प्रियदर्शिका। तीसरी पुस्तक का नाम है प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि को धारण किया था, तो शिलादित्य की उपाधि को धारण किया था। यह अपने आप को साहित्यकार समझता था। इसने 3 पुस्तक लिखी थी। 3 पुस्तक कौन कौन सी, नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है। प्रियदर्शिका, हालांकि अब आप लोग जानते हो कि जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन की शादी नहीं हुई थी। देखा था स्टार्टिंग में ही सब लोग मारकाट से सब लोग मर गए थे। तो आखिरी व्यक्ति कौन बचा था इस वंश को चलाने के लिए, तो वो बचा था कौन, हालांकि इसकी बहन का जो हस्बैंड था वो भी मारा गया था। तो भैया वंश कौन चलाएगा, इसकी बहन विधवा थी, किसी शादी नहीं थी, जिसके कारण इसके बच्चे नहीं हो पाए थे। तो उसके भी कोई बच्चे नहीं थे, हर्षवर्धन की भी शादी नहीं हुई थी, तो इसके भी कोई बच्चे नहीं थे। संतान ना होने के कारण ये वंश आगे नहीं बढ़ पाया था, जिसके कारण कन्नौज में क्या हुआ था, राजनीतिक शून्य पड़ गया था, सन्नाटा पड़ गया था। हालांकि कोई महान शासक बचा नहीं था। उत्तर भारत में सब लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, कन्नौज में राजनीतिक शून्य या सन्नाटा पड़ गया था दोस्तों, ठीक है। तो देखा जाए तो हिस्ट्री में क्या बोला जाता है, हिस्ट्री में यही बोला जाता है कि जो उत्तर भारत को, जिसने भारत को पूरी तरह से अंतिम समय पे संभाला था, तो वो कौन था, तो हर्षवर्धन को ही बोला जाता है। लेकिन सही रूप से अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त बहुत ही महान शासक था, वो अच्छी तरह संभाल पा रहा था। लेकिन इतिहास जिस तरह लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो अंतिम महान शासक कौन था, तो अंतिम महान शासक किसको माना जाता है, जिसने भारत को बेहतरीन ढंग से संभाला था, वो आपका था हर्षवर्धन था। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।